गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 19 जुलाई, तो डिस्कस करेंगे 19 जुलाई के करंट अफेयर। और उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आचार्य कौटिल्य जी के बारे में हम बात करेंगे, जिनका एक कथन है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं होता है। यानी कि अगर किसी की पोस्ट बहुत ऊंची है तो उस पोस्ट पर बैठने की वजह से वो कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता है, बल्कि वो जो काम करता है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो व्यवहार है, उसको ऊंचा बनाता है। उसके व्यक्तित्व से हम समझते हैं कि वो व्यक्ति कितना ऊंचा होगा। तो आपको पोस्ट की वजह से ऊंचा नहीं बनना है, बल्कि आपको अपने व्यवहार और अपने व्यक्तित्व की वजह से ऊंचा बनना है। तो आइए आचार्य कौटिल्य जी को याद करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए बात करेंगे। जो फर्स्ट बात होगी यहाँ पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दिवस के बारे में बात होगी। यानी बैंक नेशनलाइजेशन डे कब मनाता है भारत? तो 19 जुलाई को मनाता है, क्योंकि 19 जुलाई के का ही दिन था की जो डेट थी 1969 में, जब भारत के 14th बैंक को मिलाकर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि भारत के 14 बैंकों को मिला दिया गया था, और उसके बाद 1980 में दोबारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में जो पहले बैंक खोले गए थे वो सारे प्राइवेट बैंक थे। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक होने की वजह से जो बैंक थे वो डूबते जा रहे थे। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद होता है, उसके बाद भारत की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा, आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी, खराब थी। गरीबी थी देश में, भूखमरी थी देश में। उद्योगों को उठाना था, लोगों को रोजगार देना था, लोगों तक रोटी, कपड़ा और मकान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पहुंचाना था। लेकिन बैंक इसमें असफल हो रहे थे, बैंक डूबते जा रहे थे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही इंदिरा गांधी जी के समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई को। ओके। अच्छा, साथ में ही जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और उसके बाद 1980 में, कब? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में, अभी रिसेंटली की बात है, 2019 में भारत का जो विजया बैंक है और जो देना बैंक है, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया। किस बैंक में? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया था। क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, राष्ट्रीयकरण का परिणाम क्या हुआ? देखो, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी कि नेशनल बैंक बन गया है ना, एक तरीके से। यानी भारत सरकार के अंडर ये बैंक काम करने लगे। तो जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी, विकास की परियोजनाएं जो चलाई जा रही थी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, आवास योजना है, गैस सब्सिडी है, जो मनरेगा है, तो ये जो स्कीम्स चलाई जा रही थी, जिसमें बैंकों के माध्यम से डायरेक्ट जो किसान है, जो गरीब व्यक्ति है, या जो हमारे देश का नागरिक है, उसके डायरेक्ट खातों में पैसा भेजा जा रहा था। तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ था बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से ही। ये जो सारी स्कीम्स है वो चल पाई थी लंबे समय तक। ओके, क्लियर? आइए यहाँ पर बात करते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी के बारे में जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि एक पावर मेजर कंपनी है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी को प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 दिया गया है। विद्युत कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी। ठीक है, इसे सम्मानित किया गया है। साथ में आपको मैं बता दूं कि एनटीपीसी की तरफ से ये जो अवार्ड है किसने लिया है? तो एचआर है वहाँ के दिलीप कुमार, है ना, एचआर डायरेक्टर हैं दिलीप कुमार पटेल। उनको ये अवार्ड दिया गया। कहाँ पर दिया गया? तो गुरुग्राम में दिया गया। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। कब दिया गया? 13 जुलाई को दिया गया है। अच्छा, ये जो अवार्ड है ये 2 श्रेणियों में दिया गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो देख लेते हैं, यानी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें दिया गया है। तो लर्निंग और अप स्किलिंग में HIAR-VR का सर्वश्रेष्ठ उपयोग, और साथ में विस्तारित एंटरप्राइज लर्निंग प्रोग्राम बनाने में सर्वश्रेष्ठ एडवांस, इन दोनों कैटेगरीज में प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड दिया गया है एनटीपीसी को। ओके। और 13 जुलाई को जो एचआर डायरेक्टर हैं एनटीपीसी के, दिलीप कुमार पटेल, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया। कहाँ पर? गुरुग्राम में। ओके, क्लियर?
आइए नेक्स्ट बात करते हैं जो एनटीपीसी है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म तो हमें याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हर बार जब भी एनटीपीसी का नाम आता है तो मैं इसका फुल फॉर्म जरूर आपको बताती हूँ। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है एनटीपीसी का फुल फॉर्म। भारत का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है भारत सरकार की। साथ में ही ये भारत सरकार का जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके तहत, यानी जो विद्युत मंत्रालय है उसके तहत काम करता है। स्पेशली जो बिजली का उत्पादन है इसके द्वारा किया जाता है, बिजली की बिक्री इसके द्वारा करी जाती है ना। और ये साथ साथ में प्राकृतिक गैस की खोज करने का काम भी करता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो नई दिल्ली में करी गई थी 7 नवंबर 1975 को, यानी 7 नवंबर 1975 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर। देखिए स्क्रीन पे जिसे आप देख रहे हैं ये कौन है? पृथ्वीराज टोंडाईमन है। जैसा कि देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक निशानेबाजी से रिलेटेड एक खिलाड़ी हैं भारत के। इनका नाम है पृथ्वीराज टोंडाईमन। तो इन्होंने ट्रैप जो इवेंट हुआ था, ट्रैप इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और मतलब कि इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब देखो ये जो ट्रैप इवेंट हुआ है वो किसके तहत हुआ है, बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप हुआ है कहाँ पर? इटली के लोनाटो में। यहीं पर इन्होंने शॉटगन की जो ये प्रतियोगिता हुई है इसमें ट्रैप इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पृथ्वीराज टोंडाईमन ने। ओके, क्लियर। देखो पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, और जिसमें भारतीय एथलीट हैं जिनका नाम है अजीत सिंह। इनके द्वारा पुरुषों की जो भाला फेंक F46 इवेंट है इसका जो फाइनल हुआ था इसमें गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ओके, तो गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? तो गोल्ड मेडल जीता गया है अजीत सिंह के द्वारा, भारतीय एथलीट हैं। और कहाँ पर ये टूर्नामेंट हुआ है? एथलेटिक्स चैंपियनशिप पेरिस में हुई है। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, और इन्होंने जो थ्रो करा है वो कितने का करा है? तो 65.41 का थ्रो करा है। साथ में ही भारत के एथलीट है रिंकू, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 65.38 थ्रो के साथ में। ओके, क्लियर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हालांकि पहले भी हमने इसके बारे में बात करा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट है 2017 से पहले, 2017 में तो इसको विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहा जाने लगा था। उसके पहले इसको IPC एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, और हर 2 साल बाद ये जो इवेंट है ये होता था। स्पेशली जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति है उसके द्वारा ही इसको आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कोई भी एथलीट जो बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकली या मेंटली जो विकलांग है, ऐसे एथलीटों को मौका दिया जाता है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और पहली बार इसको आयोजित कब किया गया था? तो 1994 में इसको आयोजित किया गया था जर्मनी के बर्लिन में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के बारे में, यानी जो हम बात कर रहे हैं IIT रुड़की के बारे में। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसके द्वारा अनुसंधान पुरस्कार 2022 की घोषणा करी गई है। ओके, रिसर्च अवार्ड 2022 की घोषणा करी गई है IIT रुड़की के द्वारा। अच्छा, अब देखो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये स्पेशली जो अवार्ड दिए जाते हैं इस फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार। इसको क्या कहा जाता है? खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार, जो स्पेशली साइंस के फील्ड में दिया जाता है ना। साइंस के फील्ड में दिया जाता है, और इसकी भी कैटेगरीज हैं, इसमें भी कैटेगरीज हैं। और कितनी कैटेगरीज हैं? तो 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अच्छा, तो बात समझ में आ गई? फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो IIT रुड़की है उसके द्वारा अनुसंधान पुरस्कार 2022 की घोषणा करी गई है, और इस रिसर्च अवार्ड का नाम क्या है? तो इसका नाम है खोसला राष्ट्रीय अवार्ड, और इसमें 5 कैटेगरीज हैं जिसमें अवार्ड दिए गए हैं। क्लियर। देखिए खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात हो रही है जिसमें 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ जो स्पेशली नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ पर्यावरण पर केंद्रित है।
तो इस कैटेगरी में ये जो अवार्ड किसको दिया गया है, तो डॉक्टर कनिष्क बिस्वास को दिया गया है। और ये कहाँ से रिलेट करते हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर से रिलेट करते हैं, और वहाँ पर नई रसायन विज्ञान के जो इकाई है, यूनिट है, उसके प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं कि 2021 में इनको रासायनिक विज्ञान के काम करने के लिए, रासायनिक विज्ञान में काम करने के लिए शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी दिया गया था, और 2019 में इनको स्वर्ण जयंती फेलोशिप भी दिया गया था। तो ये थोड़ी सी जानकारी है। ओके, नेक्स्ट देखो अवार्ड क्या है, तो HRED हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर आरपी सैनी को। किसको दिया गया है, डॉक्टर आरपी सैनी को, जो IIT रुड़की में हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी विभाग की प्रोफेसर हैं, है ना। अवार्ड का नाम क्या है, तो HRED हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी अवार्ड। ओके, देखिए ASR आपदा निवारण पुरस्कार। ओके, ASR आपदा निवारण पुरस्कार, ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है DP कानूनगो को। किसको दिया गया है, DP कानूनगो को दिया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। साथ में गोपाल रंजन प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं डॉक्टर दीपांकर चौधरी को। ओके, क्लियर। अच्छा, SR मेहरा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है, तो SR मेहरा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है डॉक्टर सतीश चंद्रा को। किसको दिया गया है, डॉक्टर सतीश चंद्रा को, जो IIT रुड़की में ही सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो खोसला पुरस्कार है, अवार्ड है, उससे रिलेटेड 5 कैटेगरी है, और 5 कैटेगरी के लिए 5 जो 5 अलग लोगों को अलग जो साइंटिस्ट हैं उनको पुरस्कार दिए गए हैं, अवार्ड दिए गए हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नीरज औखरी को सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो नीरज औखरी को। क्लियर, याद होना चाहिए हमें अच्छे से कि सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है नीरज औखरी को। ओके, क्लियर। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के बारे में आओ थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के बारे में, किसी देश के, स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में डिटेलिंग हम ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सीमेंट से रिलेटेड भारत की एक इकाई है। लगभग मैं आपको बता दूँ कि भारत में जितना भी सीमेंट का उत्पादन होता है, लगभग उसका 90% का उत्पादन सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के माध्यम से ही किया जाता है। भारत के बड़े बड़े संयंत्रों का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1946 में इसकी स्थापना करी गई थी, स्पेशली भारत उद्योग में जो सीमेंट की महत्ता है उसके वृद्धि और विकास को बढ़ाने के लिए। ओके, अच्छा अच्छा, इसमें जो CMA यानी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, वो कौन कौन से काम करता है, तो देखो सबसे पहले तो सीमेंट के उत्पादन से रिलेटेड उसके लिए जो भी पॉलिसीज बनाना है, उसको क्रियान्वित कैसे कराना है, कैसे इसमें लोगों को ट्रेनिंग देना है, स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, किस तरीके से एजुकेट करना है ना, इस तरीके के उद्योगों के लिए, इन सभी एक्टिविटीज को सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा कराया जाता है। ओके, अच्छा आइए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम चाइना के बारे में बात करते हैं। देखो चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है लैंड स्पेस। क्या नाम है, लैंड स्पेस। तो इस लैंड स्पेस कंपनी के द्वारा चाइना ने वर्ल्ड का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च कर दिया है ऑर्बिट के लिए। जो पृथ्वी का ऑर्बिट है उसमें लॉन्च कर दिया है पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट चाइना के द्वारा ये, और विश्व का पहला इस तरीके का रॉकेट है जिसका नाम क्या है, तो ZhuQ-2Y2 इसका नाम दिया गया है। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, मीथेन के द्वारा ये रॉकेट चल रहा है, यानी मीथेन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया है, और इसका नाम क्या है, तो मेथलॉक्स नाम है। इस रॉकेट का नाम क्या है, मेथलॉक्स नाम दिया गया है चाइना के द्वारा। तो हमने यहाँ पर बात कर ली ZhuQ-2Y2 के बारे में, जो पहला मीथेन से चलने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। वर्ल्ड में ऐसा पहला काम करने वाला देश बन गया है चाइना। ओके, क्लियर। चाइना के बारे में बात करते हैं। एशिया का मैप जब आप देखोगे तो चाइना आपको दिख जाएगा उत्तर की सॉरी, चाइना के उत्तर में आपको मंगोलिया दिख रहा है, ठीक है, साथ में ही आपको रसिया भी दिख रहा है यहाँ पर, और
चाइना की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है, जिसके बारे में हमें बड़े अच्छे से पता है। यहाँ की आधिकारिक लैंग्वेज क्या है? मंदारिन है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं या जो सीसीपी महासचिव हैं उनका नाम क्या है? या सीएमसी अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो शी जिनपिंग। क्या नाम है? सी जिनपिंग। कांग्रेस अध्यक्ष झाओ लीजी हैं और सीपीपीसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो वोंग खुनिंग है। लेकिन हमें बस दो चीजें याद रखनी है, चीन की राजधानी बीजिंग, आधिकारिक भाषा मंदारिन, और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ओके, क्लियर। आइए बात करते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया में अंतरराष्ट्रीय रोजर पे गेटवे लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये जान लेते हैं। तो ये लॉन्च किया गया है भारत की एक फिनटेक फर्म है रोजर पे, किसके साथ मिलकर? तो एक स्टार्टअप है करलेक, उसके साथ मिलकर। और इसमें बताया गया है कि लगभग 5,000 जो व्यवसाय हैं मलेशिया के, उनको बूस्टअप करने का काम किया जाएगा। साथ में ही जो मलेशिया की गवर्नमेंट है उसने ये मोटिव रखा है कि 2025 तक जो उसका आर्थिक विकास है वो कितने बिलियन जाएगा? तो $10 नहीं, सॉरी, 10 बिलियन RM जाएगा, यानी मलेशियाई रिंगगिट करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे कि भारत में भारतीय रुपया चलता है, वैसे ही मलेशिया में मलेशियाई रिंगटिंग चलता है ना। तो ये 2025 तक उनका टारगेट है, मलेशिया की जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट है। तो उसको पूरा करने में जो ये अंतरराष्ट्रीय रोजर पे गेटवे है ये मदद करेगा। ओके, क्लियर। अच्छा, इसकी स्थापना कब करी गई थी? रोजर पे फिनटेक कंपनी की स्थापना करी गई थी 2013 में शशांक कुमार और हर्षिल माथुर के द्वारा। और हर्षिल माथुर इसके सीईओ भी हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, और इसका मुख्यालय भारत के बेंगलोर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने बात कर लिया रोजर पे के बारे में। स्टैब्लिश 2013 में इसको किया गया था, हेडक्वार्टर इंडिया के बेंगलोर में हमें देखने को मिलेगा। देखिए, 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में हमारे देश के जो सहकारिता मंत्री हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके द्वारा एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सहारा रिफंड पोर्टल, हम सब ने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना था कि जो सहारा है उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे और उनका पैसा डूब गया था। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को दिशा निर्देश दिया था कि सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों का जो केंद्रीय रजिस्ट्रार है उनको हस्तांतरित किया जाए, है ना। तो इसके तहत ही अमित शाह जी के द्वारा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे कि डायरेक्ट जिन लोगों ने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए थे उनको पैसे रिफंड हो पाए। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। देखो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। तो एकनाथ शिंदे जी के द्वारा 16 जुलाई को अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, जिसको पीएम मित्रा पार्क, क्या नाम दिया गया है? पीएम मित्रा पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। वर्चुअली उद्घाटन किया गया है पीएम मित्रा पार्क का। कहां पर? अमरावती में 16 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा। अच्छा, इसमें क्या काम किया जाएगा ये जान लेते हैं। तो देखो, एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पर कपड़ा उत्पादन के लिए एक हब बनाने की कोशिश करी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि पीएम जो नरेंद्र मोदी का 5F, जो 5F विजन है, उसके तहत फर्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से विदेश तक। तो ये जो विजन है, इससे प्रेरित होकर ये जो पार्क है जिसका नाम है पीएम मित्रा पार्क, इसका उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर कपड़े का निर्माण और उसके बाद उसका निर्यात किया जाएगा और वैश्विक रूप से एक सेंटर बनाने की कोशिश करी जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार और साथ में ही जो केंद्रीय हमारी सरकार है, यानी कि जो भारत सरकार है, उसके बीच में टाई अप हुआ है। इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं और साथ में ही जो भी कंपनियां, जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने भी MOU पर हस्ताक्षर कर दिया है। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली पीएम मित्रा पार्क के बारे में। ओके, महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की स्थिति, दक्कन के पठार पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस, आधिकारिक पशु यहाँ पर भारतीय विशाल गिलहरी, आधिकारिक पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर है और आधिकारिक नृत्य यहाँ पर लावड़ी यहाँ की प्रमुख नृत्य शैली है। ओके,
देखो, हमारे भारतीय भोजन में दाल की एक अहम भूमिका है। बिना दाल के हमारा दिन का खाना मतलब किसी भी टाइम हमें दाल चाहिए ही होता है किसी भी दिन में, और दिन का खाना तो हमारा कंप्लीट ही नहीं होता है बिना दाल के। और हम सब अभी सुन रहे हैं कि जो दाल के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हायर होते जा रहे हैं, कीमतें ऊँची होती जा रही हैं। तो इससे निपटने के लिए जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक सब्सिडी आधारित चना दाल की बिक्री की शुरुआत करी है, और इस ब्रांड का नाम दिया है भारत दाल। क्या नाम दिया है? भारत दाल। तो यानी भारत दाल ब्रांड से आप सस्ती कीमतों पर दाल खरीद सकते हैं, और इससे जो राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं, पुलिस है, जेल है, उपभोक्ता सहकारी दुकानें हैं, वहां तक इस तरह की जो ब्रांडिंग करी जाएगी इस दाल की, और जो दाल की उपलब्धता है उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। कम रेट पर, कम कीमत पर दाल को उपलब्ध कराने की कोशिश है भारतीय सरकार के द्वारा। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली भारत दाल ब्रांड के बारे में। ओके, देखो, हम चने को अपने जीवन में डेली किसी न किसी रूप में लेते हैं, दाल के रूप में उबाल कर, या फिर उसका कुछ भी बनाकर, जैसे छोले बना लिया, सब्जी बना लिया, एक्स वाई जेड किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हैं। और चने से हमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो मिलते हैं, जैसे फाइबर है, आयरन है, पोटेशियम है, विटामिन बी है, बीटा कैरोटीन है, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं मिलते हैं। और अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपको एनीमिया नहीं होगा, आपको आपके शरीर में थकान महसूस नहीं होगी, आपको कमजोरी नहीं आएगी, और जो हड्डियों की आपकी हेल्थ है वो भी दुरुस्त रहेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही भारत दाल जो ब्रांड है वो स्टार्ट किया गया है, स्पेशली चने दाल से रिलेट करता है ये भारत दाल ब्रांड। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, हमारे देश के जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वो कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी हैं। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में दो योजनाएं स्टार्ट करी गई हैं, दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं स्टार्ट करी गई हैं, और इसकी लागत क्या है? तो 3,300 करोड़ रुपए की है ये। पहली जो परियोजना है वो लखनऊ से सीतापुर के लिए है, और दूसरी परियोजना अलीगढ़ और कानपुर के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है उसके ऊपर आधारित है। देखो, परियोजना फर्स्ट में मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्र लखनऊ सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 है, वहीं पर मडियाव आईआईएम और लखनऊ सीतापुर सेक्शन तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। अच्छा, इस परियोजना के माध्यम से क्या होगा? जो ईंधन की खपत होगी वो कम होगा, और लखनऊ और सीतापुर के बीच में जो दूरी है वो लगभग 30 मिनट तक कम हो जाएगी, और चंद्रिका देवी और नैमिषारण्य के लिए जो तीर्थयात्री जाते हैं उनको भी सुविधा मिलेगी। और साथ में जो भिटौली तिराहा है और जानकीपुरम एक्सटेंशन है, वहां पर बहुत ज्यादा जाम लगता है, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा लोगों को। परियोजना 2 के तहत अलीगढ़ कानपुर खंड पर नवीगंज से मित्रसेनपुर तक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। 4 लेन सड़क बनाई जाएगी जो कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने में ज्यादातर सहयोग देगी। ओके, क्लियर। तो हमने यहाँ पर बात कर ली जो दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं स्टार्ट की जा रही हैं 3,300 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इटली की राजधानी क्या है? रोम है, ठीक है। तो रोम के बाहर G20 कार्यक्रम के रूप में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से लेकर कब तक? 20 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक, यानी 20 और 21 जुलाई को जो हमारा नई दिल्ली है वहां पर ये सम्मेलन होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो हमारे देश का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके तहत ये शिखर सम्मेलन किया जाएगा। यानी कि इसकी अध्यक्षता भी हमारे देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा किया जाएगा। ओके, क्लियर। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इटली के बाहर इसको किया जा रहा है, यानी हर बार ही इसको इटली में ही किया जाता था। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये जो सम्मेलन चलेगा इसके प्रतिभागी कौन से होंगे, किस विषयों पर बात किया जाएगा, ये सारी बातें देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जब भी कोई समिट की जाती है तो समिट में जो देश होते हैं कई सारे देश उसमें शामिल होते हैं। तो इस समिट में भी आप देखेंगे कि 40 से अधिक देश के जो खाद्य नियामक संस्था है उसके अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा 25
इंटरनेशनल लेवल की जो संस्थाएं हैं, रिसर्च संस्थान है, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जो भी इन्होंने खाद्य सुरक्षा को लेकर, खाद्य सुरक्षा की क्वालिटी को लेकर जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उस पर चर्चा की जाएगी। ओके, देखो इसमें मुख्य रूप से जो इस सम्मेलन में 76 देश जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो भाग लेंगे, तो लगभग दुनिया भर के 76 देशों का जो व्यापक डेटाबेस है वो इसमें शामिल किया गया है। और ये लगभग 8 भारतीय भाषाओं में इसका डेटाबेस जो है उपलब्ध है। इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है और साथ में ही इन देशों को सुरक्षित भोजन मिल सके, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। ओके, केरल के बारे में बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। ठीक है, तो केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं ओमान चंडी जी। क्या नाम है? ओमान चंडी जी। और साथ में यहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे। 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है 18 जुलाई को। और इनके निधन के बारे में इनके बेटे ने फेसबुक पे पोस्ट करके बताया है। ओके, क्लियर? तो हमने बात कर ली यहाँ पर ओमान चंडी जी के बारे में, जिनका निधन हो गया 79 वर्ष की उम्र में। तो इस न्यूज़ के साथ ही ये सेशन आज का खत्म होता है। फिर से कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए विचारों के साथ में और नई उम्मीदों के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए और प्लीज़ मेरा भी साथ देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।